हैं क्लास 12th का एक बहुत ही बढ़िया पोर्शन, जिसमें पढ़ना हमको बहुत कम है और उससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो कितना अच्छा पोर्शन है, मतलब कि हमको 4 चैप्टर पढ़ना है, जो कि 2 से 3 क्लास का एक चैप्टर होगा। तो यानी कि 10 लेक्चर में हमको मिल जाएगा लगभग 20-30 नंबर मिल जाएगा बोर्ड में। और बीसीसी में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आ जाएगा। तो समझ रहे कि यानी कि एक लेक्चर से 2 क्वेश्चन लगभग आ रहा है। तो इस चैप्टर को आप लोग जो है मिस मत कीजिएगा। ये जो है मॉडर्न फिजिक्स कहलाता है ये पोर्शन। इसमें 3 चैप्टर आते हैं, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम और न्यूक्लियाई। ये तीनों चैप्टर मिला के जो है 4 बोल दिए थे, उसको सेमीकंडक्टर को हम जोड़ के बोल दिए थे, लेकिन इस तीनों को भी मिला के लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आएगा बोर्ड में। और उसके बाद बीसीसी में बोर्ड में 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा और बीसीसी में लगभग 15 क्वेश्चन आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये जो है क्लास 12th के लिए भी सीरीज है, बीसीसी के लिए भी और पैरामेडिकल के लिए भी। तो जितने भी बच्चे, आप लोग कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइए, चलते चलिए शुरू करते हैं मजेदार चैप्टर, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। देखिए, पहले आपका चैप्टर का नाम देखिए, कितना प्यारा नाम है, डुअल नेचर। यानी कि दो नेचर होता है किसका, डुअल नेचर ऑफ किसका, रेडिएशन एंड मैटर। यानी कि रेडिएशन का भी और मैटर का भी दो नेचर। तो ये रेडिएशन क्या है, मैटर क्या है, और दो नेचर कौन कौन सा नेचर। 3 डाउट आपके मन में आया होगा। पहला कि रेडिएशन क्या है, दूसरा कि मैटर क्या है, तीसरा कि चलिए रेडिएशन मैटर तो ठीक है, लेकिन इसके पास दो कौन कौन सा नेचर है। आप लोग बताइए, आप लोग के पास कभी दो नेचर आया है। मानिए कि आप घर में बहुत बढ़िया अच्छे से पढ़ रहे हैं, घर में मम्मी पापा भाई बहन जितना भी पेरेंट्स है, जितना भी घर के फैमिली मेंबर है, सबको लगता है कि मेरा जो बेटा है दुनिया का सबसे सीधा साधा बच्चा है। मतलब ऐसा क्यों बोले वो, क्योंकि आपको देखे होंगे, आप लोग कुछ देखे होंगे कि आप अच्छे से डिसिप्लिन में घर में रहते हैं, कभी कुछ गलत बात नहीं बोलते हैं, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते हैं। लेकिन वही अगर आपका दोस्त से पूछा जाए कि आप कैसा इंसान है, तो क्या बोलेगा कि दुनिया का सबसे जो खतरनाक आदमी होता है यही है। यानी कि आपके पास दो नेचर है, कि घर में घर वाला आपको क्या समझ रहा है, बहुत सीधा साधा, दोस्त आपको क्या समझ रहा है, बहुत खतरनाक। यानी कि आपके पास भी तो दो नेचर है। तो यानी कि उसी दोनों नेचर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि रेडिएशन और मैटर के भी पास दो नेचर है। अब रेडिएशन मैटर में आपके वाला नेचर से कंपेयर नहीं किया जा सकता, इसका अलग नेचर होगा। तो पहला है रेडिएशन। रेडिएशन यानी कि लाइट, रेडिएशन यानी कि लाइट। और मैटर यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी है, पेन है, बॉल है, चेयर है, टेबल है, यानी कि मैटर यानी कि सारा सब्सटेंस। केमिस्ट्री में आप लोग मैटर पढ़े होंगे। तो रेडिएशन यानी कि लाइट और मैटर यानी कि मैटर, इसका दो नेचर होता है। अब हम लाइट का दो नेचर होता है, एक होता है पार्टिकल नेचर। क्या बोले, एक क्या होता है, पार्टिकल नेचर। देखिए, अभी ये सब चीज पार्टिकल वगैरह भी बोल रहे हैं, आपको थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन आपको जो बोल रहे हैं आप ध्यान से सुनिए बस। को आगे इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। पहला है पार्टिकल नेचर और दूसरा है वेव नेचर। यानी कि मैटर के पास भी दो नेचर होगा, पार्टिकल नेचर नेचर और दूसरा वेव नेचर। इससे हम ये कहना चाह रहे हैं कि लाइट जो है कभी कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करता है और कभी कभी वेव की तरह बिहेव करता है। तो फिर लाइट को हम बोलेंगे क्या, पार्टिकल बोलेंगे कि वेव बोलेंगे। तो फिर मैटर, कोई भी सब्सटेंस हो गया, पेन हो गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, छोटा छोटा मैटर, ये बड़ा बड़ा मैटर तो हमेशा पार्टिकल की ही तरह बिहेव करेगा। क्योंकि कभी ये पेन वेव की तरह बिहेव करेगा, यानी कि वेव यानी कि तरंग। जैसे समुद्र में या फिर नदी में जो तरंग बहता है ऐसे ऐसे, उसी को वेव कहते हैं। कभी ये तरंग के जैसा बिहेव करेगा, हम जब भी देखेंगे तो लगेगा एक पेन रखा हुआ है। तो बड़ा बड़ा पार्टिकल जो है हमेशा पार्टिकल नेचर का ही बिहेव करता है। लेकिन बहुत माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो गया, अल्फा पार्टिकल हो गया, तो जो भी जिस ऐसा ऐसा पार्टिकल जिसको माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते हैं, वो सब पार्टिकल, वो सब मैटर जो है पार्टिकल नेचर भी शो करता है और वेव नेचर भी। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, देखिए। लाइट के पास 3 नेचर एक्चुअली में होता है। एक होता है रे नेचर, लाइट को हम रे की तरह देखते हैं, किरण की तरह। रोशनी को हम किरण की तरह देखते हैं ना, जैसे कि सूर्य का किरण, सनलाइट हो गया। दूसरा वेव की तरह। तीसरा पार्टिकल, पार्टिकल यानी कि कण। तो लाइट के पास 3 बिहेवियर रहता है, रे, वेव और पार्टिकल। इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल नेचर पढ़ेंगे, किसका, लाइट का। क्योंकि रे नेचर पढ़ने के लिए हमारे पास अलग चैप्टर है जिसको रे ऑप्टिक्स के नाम से जानते हैं।
लाइट का वेव नेचर पढ़ने के लिए हमको अलग से चैप्टर, इसको हम वेव ऑप्टिक्स के नाम से जानते हैं। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ लाइट का पार्टिकल नेचर पढ़ेंगे। बात रहा मैटर का, तो मैटर जितना भी होता है सब तो पार्टिकल ही होता है। जैसे ये पेन हो गया, मेरे पास मोबाइल है, आपके पास मोबाइल है, कॉपी कलम, जितना भी मैटर है सब तो पार्टिकल नेचर ही दिखाता है। लेकिन जो माइक्रोस्कोपिक मैटर है जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये सब जो है वेव नेचर भी दिखाता है। तो मैटर का वेव नेचर हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो हम क्या पढ़ेंगे? रेडिएशन का पार्टिकल नेचर और मैटर का वेव नेचर। मतलब यानी कि चैप्टर का नाम क्या है, उसमें से हमको पढ़ना क्या है, दो चीज पढ़ना है, लाइट का यानी कि रेडिएशन का पार्टिकल नेचर, मैटर का वेव नेचर। बस दो चीज पढ़ेंगे, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत छोटा सा चैप्टर है और इस चैप्टर से दो क्वेश्चन तो आपके 20 बोर्ड में तो आएगा ही आएगा। एक हो सकता है 1 नंबर का आ जाए, 3 नंबर का आ जाए, इस तरह से 2 से 3 क्वेश्चन आएगा। मान के चलिए 5 से 7 नंबर आएगा इसको। अगर एक क्वेश्चन आया तो एक 1 नंबर का आएगा, एक 3 नंबर का आएगा, यानी कि 4 नंबर का आ गया। उसी तरह से 5 से 7 नंबर आपको मिलेगा इस चैप्टर को पढ़ने से। बीसी इसी में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आएगा, मतलब बहुत आसान चैप्टर है। और आपको पढ़ना बहुत कम है लेकिन क्वेश्चन इससे बहुत ज्यादा है, ज्यादा आएगा। तो समझिए कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। इसीलिए इस चैप्टर को मिस मत कीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। लाइट का पार्टिकल नेचर पहले पढ़ते हैं। पहले आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं कि लाइट के पास तो 3 नेचर होता है, रे नेचर, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। तो फिर लाइट है क्या, रे है कि पार्टिकल है कि वेव है? जैसे कि आदमी के पास 2 नेचर होता है। एक होता है अच्छाई सज्जन वाला नेचर, जैसे घर में आप मम्मी पापा के सामने बहुत सज्जन बन के रहते होंगे। एक होता है बदमाश खतरनाक वाला नेचर, जो आप दोस्त सबके साथ रहते हैं। तो फिर आप है क्या? पूछेगा ना कि आपका नेचर तो दो जैसा है, लेकिन आप असली में है क्या? उसी तरह लाइट का तो 2 नेचर है, पार्टिकल नेचर भी, वेव नेचर भी। एक तो हम बोल रहे रे नेचर भी है। तो फिर लाइट असली में है क्या? कोई पूछ देगा लाइट क्या है, तो आपको बोलना है कि देखिए, लाइट ना ही रे है, ना ही वेव है, ना ही पार्टिकल। लाइट कुछ नहीं है। लाइट बस एनर्जी का एक फॉर्म है। लाइट का एक एनर्जी का फॉर्म, जो कभी रे के तरह बिहेव करता है, कभी वेव के तरह, कभी पार्टिकल के तरह। यानी कि लाइट कुछ नहीं है, बस एक एनर्जी का फॉर्म है जो रे के तरह भी बिहेव कर सकता है, वेव के तरह भी, पार्टिकल के तरह भी। अब हम डुअल नेचर पढ़े, यानी कि लाइट का 2 नेचर वाला ही चैप्टर पढ़े। इसीलिए रे बात हटाइए, लाइट के पास 2 ही नेचर मान के चलिए। एक लाइट की पार्टिकल नेचर और लाइट का वेव नेचर। तो कोई पूछ देगा लाइट क्या है, वेव है कि पार्टिकल है? तो क्या बोलना है कि लाइट कुछ नहीं है, ना ही वेव है, ना ही पार्टिकल है। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो कभी वेव की तरह बिहेव करता है और कभी पार्टिकल की तरह। देखिए लाइट क्या है, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, लिखा हुआ है, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। यह ऊर्जा का एक रूप है, which sometime behave as wave and sometime behave as particle। लाइट क्या है? यह ऊर्जा का एक रूप है जो कभी तरंग के रूप में और कभी कण के रूप में व्यवहार करता है। समझ में आ गया कि लाइट कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का फॉर्म है, यानी कि ऊर्जा का एक रूप है जो कभी तरंग यानी कि वेव की तरह बिहेव करता है और कभी पार्टिकल यानी कि कण की तरह बिहेव करता है। समझ में आ गया चैप्टर का नाम क्यों है? अब बात है कि लाइट कब वेव की तरह बिहेव करेगा और कब पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। एक एक्स्ट्रा हम बताएं, रे की तरह बिहेव करता है, तो फिर कब रे की तरह बिहेव करेगा? तो इसका नॉर्मल एग्जाम आप डेली लाइफ में देखे होंगे, आपको हम फील कराते हैं। पहले इसको लिखिए, हो गया। अब आप इधर देखिए, इधर कहीं नहीं कंसंट्रेशन देना है, बस इधर देखिए। एक चीज आपको बताते हैं। आप मानिए रूम में खड़े हैं, रूम पूरा अंधेरा है, चारों तरफ से गेट बंद है, दिन है, रात नहीं, हम बोल रहे हैं कि दिन है लेकिन रूम पूरा अंधेरा है। अब रूम में से कोई एक वेंटिलेशन होता है सब रूम में, एक वेंटिलेशन को देखेंगे आप तो आपको क्या दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देगा, ऐसा ही रहता है जनरली वेंटिलेशन। इसमें से आपको लाइट का रे आता हुआ दिखेगा, सूर्य का किरण आता हुआ दिखेगा। मतलब सन से जो लाइट आता है उसका क्या दिखेगा, रे दिखेगा। यहाँ पे तो लाइट रे की तरह बिहेव कर रहा है। तो लाइट कब रे की तरह बिहेव किया? जब लाइट आपसे इंटरेक्ट किया। यानी कि लाइट कभी ऐसा पार्टिकल से इंटरेक्ट करेगा जिसका लेंथ, पार्टिकल का लेंथ बोल रहे हैं, जिसका लेंथ यानी कि जिसका लंबाई जो है लाइट के वेवलेंथ से बहुत ज्यादा हो। क्या बोले? लाइट का जो वेव होता है उसके लेंथ से पार्टिकल का लेंथ, पार्टिकल का वेवलेंथ नहीं बोल रहे, पार्टिकल का लेंथ, यानी कि लाइट के वेवलेंथ से पार्टिकल का लेंथ जब बहुत ज्यादा हो, उस केस में लाइट जो पार्टिकल इससे इंटरेक्ट करेगा तो वे रे के तरह ही इंटरेक्ट करेगा। समझ में आ गया? तो लाइट जो है रे के तरह का बिहेव करेगा। देखिए लिखा हुआ है, लाइट बिहेव एज रे।
प्रकाश जो है किरण की भांति व्यवहार करता है कब? when wavelength of light is very less than length of इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट से वो इंटरेक्ट कर रहा है उसका लेंथ से जो है लाइट का वेवलेंथ बहुत कम होगा, तो उस केस में लाइट जो है वेव की तरह बिहेव करेगा, सॉरी रे की तरह बिहेव करेगा। क्लियर हो गया? लाइट कब, कोई पूछेगा लाइट कब रे की तरह बिहेव करेगा, तो आपको सिंपली बोलना जब लाइट किसी ऐसा पार्टिकल से इंटरेक्ट करेगा जिसका वेवलेंथ जो है जिसका लेंथ जो है लाइट के वेवलेंथ से बहुत ज्यादा हो, उस केस में लाइट जो है रे की तरह बिहेव करेगा। इतना क्लियर हो गया? अब दूसरा है कि लाइट का पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। तो जनरली लाइट जो है जब भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, छोटा छोटा पार्टिकल से इंटरेक्ट करेगा, तो उस केस में लाइट जो है पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। तो लाइट का पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा जब जो है वो, देखिए, लाइट बिहेव एज पार्टिकल कब? व्हेन लाइट इंटरेक्ट विथ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल। जब प्रकाश इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण के साथ परस्पर क्रिया करता है, तो उस केस में जो है लाइट किसके तरह बिहेव करता है? पार्टिकल की तरह। तो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में यही, यानी कि लाइट को हम इलेक्ट्रॉन के साथ जोड़ेंगे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल के साथ नहीं पढ़ना है, बस लाइट को हमको इलेक्ट्रॉन के साथ पढ़ना है। ठीक। अगला है कि लाइट रे की तरह पार्टिकल हो गया, लाइट वेव की तरह कब बिहेव करता है? रे और पार्टिकल तो बता दिए कब बिहेव करता है। अगला है कि लाइट वेव की तरह कब बिहेव करता है। देखिए, लाइट वेव की तरह तभी बिहेव करेगा जब लाइट जिस ऑब्जेक्ट से या फिर जिस पार्टिकल से इंटरेक्ट कर रहा है, मानिए लाइट किसी चीज से इंटरेक्ट कर रहा है जिसका वेवलेंथ जो है लाइट के वेवलेंथ के आसपास है। क्या बोले? लाइट के वेवलेंथ के आसपास है। मानिए कि लाइट का वेवलेंथ लेमडा है और किसी और पार्टिकल का वेवलेंथ 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, लैम्डा बाय 2 है, 5 लैम्डा है, 3 लैम्डा बाय 2 है। तो यानी कि लाइट के वेवलेंथ के ही कंपेरेबल वेवलेंथ है ना, या फिर उसका दुगुना, उसका तीन गुना, उसका आधा, उसका पांच गुना, इसी तरह है। तो इस केस में लाइट जो है वेव की तरह बिहेव करेगा। तो लाइट कब वेव की तरह बिहेव करेगा? जब वेवलेंथ ऑफ इंटरेक्टिंग पार्टिकल जो है, इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट जो है, लाइट के वेवलेंथ के आसपास हो, उससे उसको कंपेयर कर सके। ऐसा नहीं कि ये लेमडा है तो ये लेमडा ही होना चाहिए, नहीं, ऐसा होना चाहिए ताकि इस दोनों में कंपेयर किया जा सके। इसका लेमडा है, इसका 2 लैम्डा हो गया, इसका 3 लैम्डा हो गया, 5 लैम्डा। अगर इसका लेमडा का 1000 होता, फिर तो इसको इससे कंपेयर कर ही नहीं सकते, इससे 1000 गुना छोटा है, तो इस केस में लाइट जो वेव की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो सिंपली लाइट का वेवलेंथ पार्टिकल के वेवलेंथ के आसपास होना चाहिए। पार्टिकल से ज्यादा अच्छा वर्ड ऑब्जेक्ट बोलना होता है, क्योंकि पार्टिकल तो एक नेचर है ना, ऑब्जेक्ट ही बोलिए ज्यादा सही रहेगा। तो चलिए एक चीज यहाँ पे देख लीजिए, लाइट बिहेव एज वेव। लाइट, प्रकाश जो है तरंग की भांति का व्यवहार करेगा जब when wavelength of light is very similar to wavelength of interacting object। समझ में आ गया कि जब प्रकाश की तरंग दैर्ध्य परस्पर क्रिया करने वाली वस्तु की तरंग दैर्ध्य के समान होती है। समान यानी कि लैम्डा जो है उसके आसपास होता है। तो इस तीनों को पहले लिखिए आप लोग। लिखिए, जब लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट जो है बहुत ज्यादा होगा वेवलेंथ ऑफ लाइट, उस केस में लाइट कैसा करेगा? रे की तरह। इसको पूरा लिखिए। हो गया? चलिए अगला लिखिए। अगला है लाइट बिहेव एज पार्टिकल। लिख लीजिए इसको। हो गया? अगला ये है कि जब वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है सिमिलर होता है किसके? वेवलेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो सिंबल है सिमिलरिटी का सिंबल है। देखिए ऐसा सिंबल होता है। ठीक है, इतना हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या? लाइट का पार्टिकल नेचर पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे यही चीज, लाइट का पार्टिकल नेचर। तो इसका मतलब अभी तक जो पढ़े वो नहीं पढ़ना है। अभी तक जो पढ़े, जितना पढ़ना था उतना पढ़े। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग ये सब छोड़ दीजिएगा। इतना पढ़ना था इसीलिए इतना पढ़े। इसमें मेन हमको पढ़ना है लाइट का पार्टिकल नेचर। लाइट के बारे में बेसिक पता होना चाहिए कि लाइट क्या होता है, उसके बाद लाइट का क्या क्या नेचर हो सकता है, कब लाइट का कैसा नेचर होता है, ये सब पता होना चाहिए। उसके बाद मेन हमको पढ़ना है लाइट का पार्टिकल नेचर। तो चलिए हम बताते हैं लाइट का पार्टिकल नेचर।
अब एक बात बताइए, लाइट को लाइट को हम लोग पार्टिकल बोल रहे हैं, लाइट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पार्टिकल बोल रहे हैं, तो इसका मतलब लाइट जो है छोटा छोटा कण से मिलकर बना होगा, छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होगा। आप खुद बोलिए, लाइट को जब हम बोल रहे हैं पार्टिकल, मानिए ये लाइट है, एक टॉर्च है, टॉर्च से हम लोग लाइट को जलाए हैं, ये लाइट है। देखने में तो लाइट हमको या तो रे दिखेगा या तो वेव दिखेगा। वेव तो हम लोग को दिखेगा नहीं, हम लोग को जनरली रे ही दिखेगा, क्योंकि लाइट जब हमसे इंटरेक्ट करेगा तो हमारा तो लेंथ बहुत ज्यादा है ना लाइट के वेवलेंथ से, उस केस में लाइट हमको रे के जैसा दिखेगा। लेकिन हम पढ़ रहे हैं पार्टिकल नेचर, तो इसका मतलब लाइट, अगर हम पार्टिकल नेचर को पढ़ने जाएं डिटेल में, हम यही देखेंगे कि लाइट जो है छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होगा। तो हाँ, लाइट छोटा छोटा पार्टिकल से ही मिलके बना हुआ होता है। उस एक पार्टिकल को हम फोटोन बोलते हैं, सबको नहीं। लाइट जिस पार्टिकल से बना है, उस एक पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, फोटोन। तो यानी कि लाइट जो है बहुत सारा फोटोन से मिलके बना हुआ है। लाइट किससे मिलके बना हुआ है, बहुत सारा फोटोन से। सिंपली इतना ही आपको ध्यान में रखना है। कोई पूछ देगा लाइट का जो पार्टिकल नेचर है, तो बताओ लाइट किस पार्टिकल से मिलके बना है, तो बोलना है लाइट जो है फोटोन से मिलके बना हुआ है। देखिए, यही है, लाइट इज मेड अप ऑफ कलेक्शन ऑफ टाइनी पार्टिकल कॉल्ड फोटोन। प्रकाश जो है फोटोन नामक छोटे कण के संग्रह से बना हुआ होता है। तो प्रकाश लाइट किससे बना हुआ था, छोटा छोटा पार्टिकल से, जिसको बोलते हैं फोटोन। ठीक, अब हम फोटोन के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। देखिए, पहले बात तो आप जान लीजिए, फोटोन जो है न्यूट्रल होता है, फोटोन के पास कोई चार्ज नहीं होता है। फोटोन कैसा होता है, न्यूट्रल। देखिए यहाँ पे लिखाते हैं। एक बात खुद बताइए, अगर कोई चीज न्यूट्रल है, जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, उसको चार्ज कर सकते हैं? चार्ज नहीं है तो नहीं है, लेकिन कर तो सकते हैं ना। इसी तरह फोटोन के पास चार्ज नहीं है, लेकिन इसको चार्ज कर सकते हैं। तो ये जो बात बोले हैं कि इसको चार्ज कर सकते हैं, ये नॉर्मल न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के लिए सही चीज है, लेकिन फोटोन के लिए गलत है। फोटोन को हम चार्ज भी नहीं कर सकते, यानी कि फोटोन के पास पहले से कुछ चार्ज होता नहीं है, और फोटोन को हम चार्ज भी नहीं कर सकते। कोई पूछेगा कि न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर सकते हैं कि नहीं, तो उसमें बोलना है कि हाँ कर सकते हैं। लेकिन कोई पूछेगा फोटोन तो न्यूट्रल है, तो फोटोन को कर सकते हैं, तो बोलना नहीं, फोटोन को नहीं कर सकते हैं। नॉर्मल न्यूट्रल बॉडी को कर सकते हैं, लेकिन फोटोन को नहीं कर सकते हैं। तो फोटोन जो है इसको चार्ज नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी चार्ज। ठीक है, अगला पॉइंट आपको बताते हैं। फोटोन जो है ना बहुत हल्का होता है, बहुत हल्का, बहुत, जिसका मास हम नहीं निकाल सकते हैं। अगर कोई फोटोन को हाथ में रख के उसको नापेंगे, उसका मास कितना केजी का है या फिर कितना ग्राम, जो भी उसका यूनिट होगा, उसको हम नहीं निकाल सकते हैं। तो यानी कि फोटोन अगर रेस्ट में है, तो उसका मास क्या है, एक तरह से जीरो मान लेते हैं। तो फोटोन का रेस्ट मास हम जीरो मानते हैं। फोटोन का रेस्ट मास क्या है, रेस्ट मास ऑफ फोटोन जो है जीरो। तो यानी कि फोटोन जब रेस्ट में होगा तो उसके पास क्या होगा, जीरो मास। तो हम जन नॉर्मली तो ये भी तो बोल सकते थे फोटोन का मास जीरो है, तो हम रेस्ट मास क्यों बोले, क्योंकि जब फोटोन मोशन में होता होगा तो उसका मास होता होगा, तभी तो रेस्ट मास जीरो बोले हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट का मास जीरो है, तो रेस्ट में रहे चाहे मोशन में रहे, तो उसका मास हमेशा जीरो रहेगा, तो सिंपली बोलेंगे कि मास ऑफ फोटोन जीरो। लेकिन हम मेंशन किए हैं कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन जीरो है, तो इसका मतलब कि फोटोन जब मूव कर रहा होगा, उस समय उसका कोई ना कोई मास होगा। तो हाँ होता है, तो मूविंग मास ऑफ फोटोन जो है जीरो नहीं होता है। अब एक बात खुद बताइए, कोई आदमी है जो 50 kg का है, तो 50 को हम जीरो मान के चलते हैं, 50 को हम जीरो मान के चलते हैं। जब रुका हुआ होगा तो उसका मास कितना होगा, 50 होगा, तो हम बोलेंगे हाँ 0 kg का है, क्योंकि हम 50 को क्या माने, जीरो। लेकिन जब वो दौड़ने लगेगा, दौड़ने जब लगेगा तो उसका मास बढ़ेगा ना, माने बहुत जोर से दौड़ रहा है। जब उसको तराजू पे नापेंगे, मतलब दौड़ाने के बाद नहीं, दौड़ते समय ही नापेंगे। ऐसा नहीं कि कोई दौड़ गया फिर नापा तो फिर मास बढ़ गया, ऐसा नहीं होता है। दौड़ते समय ही कोई आदमी जैसे जोर से दौड़ रहा है, तो वो जोर से फोर्स लगाएगा ना धरती पे, तो उस केस में उसका मास बढ़ जाएगा। तो यानी कि जब वो मूव कर रहा होगा तो उसका मास 50 से ज्यादा होगा। तो 50 से मान लीजिए 60 हो गया, तो उसका मूविंग मास कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्योंकि रेस्ट मास हम जीरो माने, तो मूविंग मास जीरो से 10 ज्यादा है, तो 10 हो जाएगा। इसी तरह फोटोन का रेस्ट मास हम जीरो मानते हैं, इसके पास मूविंग मास होता है, वो हम
फॉर्मूला नहीं लिखाते हैं, बस लिख लीजिए फोटोन का मूविंग मास जो है जीरो नहीं होता है। तो यानी कि मूविंग मास फोटोन इज नॉट जीरो, यानी कि फोटोन का रेस्ट मास जीरो है और मूविंग मास जीरो नहीं है। चलिए फोटोन के बारे में इतना हो गया, इसको पहले लिखिए। चलिए इसको लिखिए जल्दी से, आगे बढ़े। हाँ चलिए, इसको पढ़ने से पहले आप बताइए, फोटोन जो है का रेस्ट में रहता है तो हाँ उसका स्पीड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब फोटोन मूव करेगा तो उसका स्पीड क्या होगा, फोटोन मूव करेगा तो उसका स्पीड क्या होगा। तो उससे पहले आप लोग से एक चीज पूछते हैं, तो मानिए ये गाड़ी है, ये चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, ठीक। गाड़ी में कोई ड्राइवर है, तब तो गाड़ी चल रहा है, ड्राइवर है, यहाँ पे बहुत सारा आदमी बैठा हुआ है, ठीक। ये गाड़ी का लाइट है, और भी बहुत कुछ है गाड़ी में। अब हम बोल रहे हैं गाड़ी 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है, तो आप पूछेंगे गाड़ी में बैठा हुआ ये आदमी ए कितने से चल रहा होगा, ये आदमी बी कितने से चल रहा होगा, ये आदमी ड्राइवर जो है डी ये कितने से चल रहा होगा। सब बोलेगा जब गाड़ी ही 20 से चल रहा है तो गाड़ी में जो जो बैठा है सब 20 से चलेगा ना, ऐसा थोड़ी कि गाड़ी 20 के स्पीड से चल रहा है और ये सब 40 से चलेगा, फिर तो गाड़ी से बाहर निकल जाएगा चलते चलते। ऐसा तो होता नहीं है। गाड़ी का चक्का कितना से चलेगा, ये भी 20 मीटर पर सेकंड से चलेगा, तो यानी कि गाड़ी में जो जो चीज बैठा हुआ है सबका स्पीड क्या होगा, गाड़ी के स्पीड के बराबर होगा। अब इस ये हम क्यों बताते हैं, हम बोल रहे हैं लाइट का स्पीड जो चीज होगा फोटोन का भी वही स्पीड होगा। अब बताइए लाइट जो है किस चीज से मिलकर बना हुआ होता है, फोटोन से। हम बोल रहे लाइट का स्पीड मान लेते हैं सी है, तो हर एक फोटोन का तो स्पीड सी ही होगा। जिस तरह से गाड़ी का स्पीड 20 था तो गाड़ी में बैठे हुए हर एक चीज का स्पीड कितना था, 20 20 20 था। उसी तरह जब लाइट का स्पीड सी है तो लाइट के अंदर जो जो चीज है, लाइट जिस जिस चीज से मिल के बना हुआ है, तो सबका स्पीड क्या होगा, सी ही होगा। हम इसको 20 को क्या मान सकते हैं, भी मान सकते हैं। इसको हम सी क्यों माने, क्योंकि इसको हम सी से दिखाते हैं, लाइट का स्पीड को हम सी से दर्शाते हैं। तो लाइट का स्पीड क्या होता है, बहुत को पता भी होगा, जिसको सी से डिनोट करते हैं उसका स्पीड क्या होता है, बताइए। स्पीड ऑफ फोटोन क्या होगा बताइए तो, किसके बराबर होगा, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगा। लाइट का स्पीड क्या होता है, सी होता है। सी लाइट का स्पीड एक्चुअली में होता है 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड, इसी को हम लोग सी बोलते हैं। कोई बोल देगा सी तो समझ जाना वो वाला सी नहीं, ये लाइट का स्पीड 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि लाइट का स्पीड इतना होता है, तो हर एक फोटोन का स्पीड कितना होगा, इतना ही होगा। चलिए इसको लिखिए, फोटोन में ही लिखिए, उसी का अगला पॉइंट लिखिए। हो गया। चलिए अब जो है लाइट फोटोन से मिलकर बना हुआ होता है। एक एक फोटोन का स्पीड तो पता कर लिए कि होता है 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकंड। हाँ एक चीज आप लोग ध्यान रखिए, आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸मीटर पर सेकंड। तो कोई पूछेगा लाइट का स्पीड कितना है, तो आप 3 × 10⁻⁸ बोल के चुप मत होइएगा, मीटर पर सेकंड बोलिएगा। कोई एग्जाम में आपका आंसर इतना आ रहा है, ऑप्शन में दिया हुआ है 3 × 10⁻⁴ किलोमीटर पर सेकंड, ऐसा ही कुछ दिया हुआ, 3 × 10⁻⁴ किलोमीटर पर सेकंड। तो आपको इसको किलोमीटर पर सेकंड में करना होगा। एक ऑप्शन ये भी दिया होगा 3 × 10⁻⁸ किलोमीटर पर सेकंड। तो हम आप ये जोश जोश में ये नहीं मार दीजिएगा, क्योंकि हम 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकंड पर है ना, तो 3 × 10⁻⁸ तो ठीक है, लेकिन किलोमीटर पर सेकंड तो नहीं होगा ना। तो इसको पहले मीटर पर सेकंड में करेंगे फिर आंसर लगाएंगे। कोई भी चीज आप याद करते हैं तो पूरा याद कीजिए, नहीं तो मत याद कीजिए। अगर गलत याद कर लीजिएगा तो आपको -1 हो जाएगा। इससे अच्छा मत याद कीजिए, 0 नंबर रहेगा। इसीलिए या तो सही याद कीजिए तो 4 नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए।
चलिए, लाइट का स्पीड अब पता करते हैं, सॉरी लाइट का जो है एनर्जी पता करते हैं। तो लाइट किस किस चीज से मिलकर बना होता है? फोटोन से मिलकर बना होता है, बहुत सारे फोटोन से। पहले हम एक फोटोन का एनर्जी निकालते हैं क्या होता है। तो बताइए, लाइट जो है फोटोन से मिलकर बना हुआ था, एक फोटोन को एनर्जी को हम ई से डिनोट करते हैं, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन को हम ई से डिनोट करते हैं। और ज्यादा से ज्यादा हमको और क्लियर लिखना है तो हम लिख देंगे एनर्जी ऑफ फोटोन। ई फोटो, ई बड़ा लिखे, उसके नीचे में फोटोन लिखे, यानी कि एनर्जी ऑफ फोटोन लिखे। एनर्जी ऑफ फोटोन होता है एच इंटू म्यू। ये म्यू क्या है, एच क्या है, पहले बताते हैं। पहले इतना देखिए, एनर्जी ऑफ फोटोन होता है एच इंटू म्यू। इसको लिखने से पहले आप पहले मेरे तरफ देखिए, एक साइंटिस्ट थे, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट जब किए तो देखिएगा, जितना भी हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं ना, लाइट का फ्रीक्वेंसी यानी कि तीव्रता, लाइट का फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो लाइट का एनर्जी बढ़ जाता है, लाइट का फ्रीक्वेंसी घटाते हैं तो एनर्जी घट जाता है। तो यानी कि वो देखा, लाइट का जो एनर्जी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो म्यू होता है फ्रीक्वेंसी। बहुत सारे जगह जो म्यू को एफ से डिनोट करती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी को एफ से दिखाते हैं, कोई बात नहीं, सब कुछ तो सेम ही है। जब हम फ्रीक्वेंसी वर्ड बोल ही रहे हैं तो हम उसको म्यू से डिनोट करें चाहे एफ से डिनोट करें तो एक ही बात है। जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो देखा गया कि लाइट का एनर्जी तभी बढ़ता है जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, फ्रीक्वेंसी घटाते हैं तो एनर्जी घट जाता है, फ्रीक्वेंसी दो गुना करते हैं तो एनर्जी दो गुना हो जाता है, फ्रीक्वेंसी 10 गुना करते हैं तो एनर्जी 10 गुना हो जाता है, फ्रीक्वेंसी को आधा करते हैं तो एनर्जी आधा हो जाता है। तो इस बात से पता चला कि एनर्जी ऑफ लाइट जो है फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या पता चला? फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो फिर इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए, इस प्रोपोर्शन को हटाने के लिए कांस्टेंट लाया गया, उसको बोलते हैं एच। तो एनर्जी इक्वल टू हो गया क्या चीज, एच इंटू म्यू। लेकिन ये एनर्जी किसका है, एक फोटोन का है, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या है, एच इंटू म्यू। एच क्या है, एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू आपको याद करना होगा। म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। एच जो है, पहले लिख देते हैं, ई फोटोन क्या है, ये एनर्जी ऑफ फोटोन। एच क्या है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, क्योंकि ये जो एनर्जी जो दिया गया, ये एक साइंटिस्ट का नाम है मैक्स प्लैंक, तो उसी के नाम पे ये कांस्टेंट को रखा गया, प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। ये जूल सेकेंड क्या है बताते हैं, ठीक है। अब म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। अब एक चीज देखिए, एनर्जी इक्वल टू एच इंटू म्यू हुआ, एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनर्जी बाय म्यू। एच इक्वल टू एनर्जी बाय म्यू हो जाएगा। और एनर्जी का यूनिट होता है जूल, और म्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है 1/टाइम। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, 1/टाइम। तो फ्रीक्वेंसी के जगह लिखेंगे 1/टाइम, तो यानी कि जूल इंटू टाइम हो गया। तो एच का यूनिट क्या होना चाहिए, जूल इंटू टाइम। टाइम तो होता कुछ नहीं है, जूल इंटू सेकेंड होता है, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। तो एच का यूनिट, एनर्जी का यूनिट बाय फ्रीक्वेंसी का यूनिट होना चाहिए। एनर्जी का यूनिट जूल होता है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट 1/सेकेंड होता है, यानी कि एच का यूनिट क्या हो जाएगा, जूल इंटू सेकेंड। तो यही है जूल सेकेंड। कैसे आया, समझ में आ गया? एच का यूनिट होता है जूल इंटू सेकेंड। एच का वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34। आप लोग इसके साथ एक और चीज का वैल्यू लिखाते हैं जो इस चैप्टर में नहीं है, जिसका दूर दूर तक इस चैप्टर से कोई नाता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लिखाएंगे क्योंकि आप कभी भी कंफ्यूज हो सकते हैं। ग्रेविटेशन आप लोग पढ़े होंगे, उसमें जी का वैल्यू होता था 6.6 इंटू 10 टू द पावर -11। कोई ये नहीं बोलेगा कि 9.8 होता था या फिर 10 होता था, वो स्मॉल जी का वैल्यू होता था, हम कैपिटल जी का बात कर रहे हैं। तो ये जी अलग है, ये जी अलग है। अब जिसको ये जी क्या होता है ये नहीं पता है, तो जब ग्रेविटेशन पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। अभी बस लिख लो। ऐसा यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि जी का वैल्यू है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -11, और इसका वैल्यू है, एच का वैल्यू है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34। तो कभी भी जब उस जी का क्वेश्चन सोल्व करोगे तो -34 भी लिखा सकता है, क्योंकि तुम तो दो चीज याद किए हो, 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 एच का वैल्यू होता है, और जी का वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -11। कभी भी जी लिखते लिखते कभी ये लिखा जाएगा।
आदमी है, सबसे गलती होता है, तो वहां पे ये नहीं लिखा है, इसलिए ये दोनों चीज एक जगह कॉपी में लिख के रखो, और ये यहाँ पे लिखो ग्रेविटेशन में। तो ये चीज हम इसलिए यहाँ पे बता दिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि इसको, मतलब इस दोनों का क्या रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है, बस यही है कि इसका वैल्यू जो है, इसके वैल्यू के जैसा दिखता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा दिए, ताकि कभी इसके जगह ये नहीं लिखना है और इसके जगह ये नहीं लिखना है, दोनों को अलग अलग करके रखना है। हो गया, आगे बढ़े। चलिए, अब एक बात बताइए, हम अभी क्या निकाले, एनर्जी ऑफ फोटोन। अब निकालते हैं एनर्जी ऑफ लाइट। अब क्या निकालते हैं, एनर्जी ऑफ लाइट। अब आप बताइए, लाइट किस चीज से मिलकर बना हुआ होता है, फोटोन से मिलकर बना हुआ होता है। तो यानी कि एक लाइट मॉलिक्यूल में, मानिए इतना लाइट है, मानिए एक टॉर्च है, उसमें से लाइट निकला, तो लाइट का एनर्जी क्या होगा, अगर लाइट में एक वो फोटोन होता, लाइट का भी एनर्जी फोटोन के एनर्जी के बराबर होता, लाइट में दो गो फोटोन होता तो दो फोटोन के एनर्जी के बराबर होता, लाइट में हजार गो फोटोन होता तो हजार फोटोन के एनर्जी के बराबर होता, क्या चीज, लाइट का एनर्जी। हम बोल रहे हैं कि लाइट में कितना फोटोन है हमको पता ही नहीं है, हम मान लेते हैं कि एन फोटोन है, लाइट में एन फोटोन है, क्योंकि कोई गिन नहीं सकता है ना कि लाइट में कितना फोटोन है। अब मानिए टॉर्च बार के गिनेंगे उसमें कितना फोटोन है, कभी गिन पाएंगे, नहीं गिन पाएंगे। इसीलिए लाइट में जो है कितना फोटोन है वो हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ फोटोन एन है। एन क्या है, नंबर ऑफ फोटोन, यानी कि लाइट में जो है एन नंबर ऑफ फोटोन है। अब एक फोटोन का एनर्जी क्या है, एच इंटू म्यू। एनर्जी ऑफ वन फोटोन कितना है, एच इंटू म्यू। एक फोटोन का एनर्जी एच इंटू म्यू है, दो फोटोन का एनर्जी टू एच इंटू म्यू, तीन फोटोन का थ्री एच इंटू म्यू, फोर फोटोन का फोर एच इंटू म्यू। हम बोले कि लाइट में एन फोटोन है, यानी कि एनर्जी ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, एन एच इंटू म्यू। एनर्जी ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, एन एच इंटू म्यू। एन क्या है, नंबर ऑफ फोटोन, एच तो बता ही दिए पिछले स्लाइड में क्या होता है, म्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। हो गया। अब चलिए इस एनर्जी, ये जो एनर्जी पढ़ाए हैं, लाइट का एनर्जी, फोटोन का एनर्जी, इस पे और बात करते हैं, पहले इसको लिखिए। एनर्जी क्या होता है, एच इंटू म्यू, या फिर एच इंटू म्यू इंटू एन, ये एनर्जी ऑफ लाइट है और एनर्जी ऑफ फोटोन। हमको एनर्जी ऑफ लाइट फोटोन में ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, जो एनर्जी पूछेगा वो निकाल लेंगे। लाइट का पूछेगा तो एन दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, लाइट का नहीं पूछेगा, फोटोन का पूछेगा सिर्फ म्यू दिया रहेगा, एच तो हमको पता ही है। एक चीज और देखिए, म्यू, म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। म्यू को सी बाय लेमडा भी बोल सकते हैं। सी क्या है, सी तो बताएं स्पीड ऑफ लाइट है। लेमडा क्या है, अच्छा सी सिर्फ स्पीड ऑफ लाइट ही है क्या, बताओ। सी तो स्पीड ऑफ फोटोन भी तो है। अगर फोटोन का एनर्जी पूछेगा तो ये सी के जगह सी क्या हो जाएगा, एनर्जी स्पीड ऑफ फोटोन। अगर एनर्जी ऑफ लाइट पूछेगा तो सी हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट। तो सी के में ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, स्पीड ऑफ लाइट भी सी ही होता है, स्पीड ऑफ फोटोन भी सी होता है। अगर लाइट का एनर्जी पूछेगा तो यहाँ एन लगा देंगे, और फोटोन का पूछेगा तो सिर्फ एच इंटू म्यू रहेगा। तो ये म्यू है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को सी बाय लेमडा बोलते हैं। ये जो सिंबल है ये ऐसे होता है, इसको हम लेमडा बोलते हैं। लेमडा होता है वेवलेंथ, लेमडा क्या होता है, वेवलेंथ, यानी कि वेव का लेंथ। जैसे कि मानो लाइट का ये वेव है, इस वेव का जितना भी लेंथ होगा, इस एक वेव का, एक वेव इसको बोलते हैं, एक इसको पूरा को एक वेव बोलते हैं, तो एक वेव का लेंथ को वेवलेंथ बोलते हैं। लेमडा क्या है, वेवलेंथ। लेमडा क्या है, वेवलेंथ है, और म्यू है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में ये रिलेशन है, एक हेडिंग वाली रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी।
वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट बटा वेवलेंथ। हो गया। म्यू इक्वल टू होता है सी बाय लेमडा। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। ये होता है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद लेमडा क्या होता है, एफ क्या होता है, म्यू क्या होता है बता दी। अब एक बात होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता था? एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता था? जल्दी बताओ, नहीं तो कॉपी में लिखे हो ना जो अभी लिखा है, पीछे देख के बताओ। एनर्जी ऑफ फोटोन होता था एच इंटू म्यू। एच इंटू म्यू होता था। तो म्यू की जगह क्या लिख सकते हैं? सी बाय लेमडा। यानी कि एनर्जी ऑफ फोटोन एच इंटू सी बाय लेमडा हो सकता है। जनरली तो यही होगा ना। एच इंटू म्यू है तो एनर्जी क्या हो जाएगा? एच सी बाय लेमडा। एनर्जी का यूनिट क्या है? एनर्जी का यूनिट क्या है? इज जूल। जूल है। सी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। लेमडा का मीटर। सी का क्या है? मीटर पर सेकंड और लेमडा का मीटर। एनर्जी का है जूल। एच लिख दिए। सी का क्या है? मीटर पर सेकंड और लेमडा का क्या है? मीटर। तो देखो मीटर से मीटर कट गया तो एच का यूनिट क्या हो गया? जूल इंटू सेकंड हुआ। एच का यूनिट यहाँ से भी आ गया जूल सेकंड। तो ये बस ऐसे ही बताएं। इतना लिख लिए। एनर्जी ऑफ लाइट क्या हो जाएगा? एन एच सी बाय लेमडा। और एनर्जी ऑफ फोटोन क्या हो जाएगा? एच सी बाय लेमडा। चलिए अगले इसको लिखिए पहले। चल अगले में लिखते हैं एनर्जी ऑफ लाइट क्या हो जाएगा? एनर्जी ऑफ लाइट क्या होगा? E इक्वल टू एन एच म्यू या फिर एन एच सी बाय लेमडा होगा। इतना होगा। अब एक बात बताओ, एच का वैल्यू क्या होता है? 6.6 इंटू 10⁻−34 जूल सेकेंड। सी का वैल्यू क्या होता है? 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर एच और सी को हमेशा हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी यहाँ भी। तो हम पहले से एच और सी को गुना करके याद ही कर ले। अगर हम कोई क्वेश्चन पूछेगा एनर्जी निकालो तो क्या करना होगा? एच सी बाय लेमडा करना होगा। एच सी बाय लेमडा करना होगा या फिर एन एच सी बाय लेमडा करना होगा। दोनों में से कोई एक चीज करना होगा। एच सी तो हमेशा करना होगा ना। तो एच और सी का वैल्यू हम गुना करके याद कर लेंगे तो कितना आसान हो जाएगा। होगा ना। तो एच और सी को गुना करते हैं। देखिए एच और सी को गुना करेंगे तो क्या होगा? यानी कि 6.6 इंटू 10⁻−34 को गुना करेंगे 3 × 10⁸ से। तो देखिए 6×3 = 18 होता है। 6 × 3 क्या होगा? 18। लेकिन 6 से थोड़ा ज्यादा है तो इसको लगभग हम 20 मान सकते हैं। 6.6 × 3 को हम 20 मान सकते हैं। और इंटू 10 पर पावर कितना हो? 34 में से 8 गया तो कितना होगा? 26 होगा। 34 में से 8 गया तो 26 ही होगा ना। यानी कि 2 × 10 पर पावर -25 होता है। क्या चीज? एच सी। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। याद क्वेश्चन जल्दी बने इसके लिए याद कर। याद करना कोई ऐसा नहीं कि बुक में कह रहा है कि याद करो। एग्जाम में ऐसा एच सी का वैल्यू पूछेगा नहीं। लेकिन फॉर्मूला लगाने वक्त एच सी को गुना करना होगा ना। आप ऐसे पूरा गुना कीजिएगा तो टाइम लग जाएगा। सिंपली एच और सी का गुना याद कर लीजिए। 2 × 10 पर पावर -25 होता है। क्या होता है? एच का यूनिट क्या है? जूल सेकंड। और सी का क्या है? मीटर पर सेकंड। सेकंड से सेकंड काट देंगे तो जूल इंटू मीटर हो जाएगा। हो गया। एच और सी का वैल्यू याद हो गया। देखो बहुत बच्चा जो है जो पहले से पढ़ा हुआ होगा तो बोल रहा होगा सर हम ऐसा पढ़े थे 12,400 या फिर 1240। तो ये सब भी बताएंगे। पहले बेसिक चीज तो समझो। एच और सी को ऐसे ये बोल सकते हैं। एच इंटू सी को क्या बोल सकते हैं? जूल इंटू मीटर। जूल इंटू मीटर। एच सी बराबर 2 × 10 पर पावर -25 जूल मीटर। इसको याद करो। साथ में बोलो। एच सी बराबर 2 × 10 पर पावर -25 जूल मीटर। एच सी बराबर 2 × 10 पर पावर -25 जूल मीटर। याद हो गया। लेकिन हम जो है एनर्जी जो निकालते हैं फोटोन का बहुत कम आता है। उसको जूल में हम नहीं निकालते, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालते हैं। एनर्जी का दूसरा यूनिट क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यानी कि हम नॉर्मल ऐसा यूनिट पर एनर्जी का क्या चीज? जूल होता है। लेकिन हम इसको निकालते हैं किस में? इस चैप्टर के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यानी कि जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने आना चाहिए। आना चाहिए ना। तो लिख लो यहाँ पे। 1 जूल बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
एक जूल बराबर 1.6 इंटू 10 to the power -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतना जूल होता है। इसको लिख लो, इसको काट लीजिए। हाँ, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना जूल होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 to the power -19 जूल। इतना होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जूल में कन्वर्ट करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा 1.6 इंटू 10 to the power -19 जूल। क्लियर हो गया? यानी कि हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में हमेशा कन्वर्ट करेंगे। और बताइए आप, हमको एनर्जी पूछेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, हम निकाल देंगे जूल में तो गड़बड़ हो जाएगा। हमको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकालने आना चाहिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकालने आपको सिखाते हैं। एनर्जी क्या होता है? एच सी बाय लेमडा। यानी कि एच और सी को गुना करते थे, 2 गुना 10 पर पावर -20